अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। शदीद गर्मियों के बाद अब बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करती हूं आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, यानी नी पेन। घुटनों में दर्द बड़ों में, बच्चों में भी अब ये प्रॉब्लम आम होती जा रही है। ख़वातीन इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, और जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उसके बाद। और जब हम बात करते हैं यानी अपने बुज़ुर्गों की, तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, वो है नी पेन। वज़न के बढ़ जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, और इसकी हड्डियों में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस भी हो जाते हैं। आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सुन रहे होते हैं। नी रिप्लेसमेंट तक के मामलात हो जाते हैं अगर हम इसका ख़याल ना रखें। और हर शख्स इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सर्जन के पास जाए और इसकी सर्जरी प्रॉपर्ली करवाए। और उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते, यानी प्रॉपर्ली नी फोल्ड करना, बहुत सारी चीज़ों को आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। प्लस अगर सही तरह से हम डाइट नहीं ले रहे होते, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और हम उस वक्त ध्यान नहीं रखते। जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स हैं, सब हर तरह के सॉल्ट्स का एक अहम रोल होता है। सब मिनरल्स ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसका सही मिकदार में होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरह से ना करें या एक्सेसिव अमाउंट में करें, तो फिर वो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सारे लोग जब सुनते हैं कि नी में पेन है, तो वो ख़ुद से अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, यानी कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। और उससे फिर ये होता है कि किडनी में स्टोन्स वगैरह भी हो जाते हैं, जो कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हों तो फिर उसे डिज़ोल्व करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, और ऐसी कंडीशन जब नी पेन स्टार्ट हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और प्रॉपर टेस्ट के बाद उसका सही तरह से ट्रीटमेंट करवाएं। इस मामले में यानी लापरवाही और सही तरह से इसका ध्यान ना देना आपकी जो रोज़ाना की रूटीन होती है, चलना फिरना, मूव करना, उठना बैठना, सब चीज़ों को आपके लिए रिस्ट्रिक्शन का बायस बना देता है। यानी आप दूसरों के यानी रहम करम पर होते हैं, महरूमी का एहसास होता है फिर। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। आज हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ पर भी कि कौन कौन से रीज़न्स होते हैं, इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ क्या हैं, यानी योगा में, आयुर्वेदा में इसके बारे में क्या हमें बताया गया है। इसके अलावा हम कुछ थेरेपीज़ के बारे में भी बात करेंगे। आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमने दावत दी है एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी शख्सियत को, बल्कि जो कि बहुत सारे यानी जिनके स्किल्स और जिनकी अगर बात करें हम स्किल्स की या फिर टैलेंट की, तो उनके ये लिस्ट उनका बहुत ज़्यादा तवील है। और इसमें अगर हम बात करें लाइफ कोचिंग की, ट्रेनिंग की, या फिर अगर जो लोग योगा से यानी कनेक्टेड हैं, वो तो उनको अपना गुरु मानते हैं। और पहले भी हम उनको दावत दे चुके हैं, जिस पर आपने बहुत यानी हमें अच्छा फीडबैक दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आए थे, तो हम जानना चाहेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आज आंसर करेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, डॉक्टर योगी वजाहत, जो कि खिलौना फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं, और लोगों की खिदमत खल्क के लिए बहुत सारा काम करते हैं। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि नी पेन से किस तरह से रिलीफ हासिल करें, और अपनी जो नी हेल्थ है, यानी जो प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी नी में जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हो चुकी हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, या फिर जो कंडीशन ख़राब हो रही है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। हमें बहुत अच्छा लगा, लास्ट में कुछ टाइम पहले हमने कनेक्ट किया था और उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजे थे, और जब उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो वो कनेक्टेड रहते हैं और मज़ीद भी जानना चाहते हैं। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं नी पेन पर, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि रीज़न क्या है, किस एज के लोगों को ज़्यादा यानी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन आप ज़्यादा इसको डीपली बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि किस एज में होती है, नहीं किस कंडीशन में होती है। ओके। वो कंडीशन किसी भी एज में अगर होगी तो नी पेन होगा। सही। ठीक है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है वेट लॉस, वेट गेन,
वेट बढ़ जाए, वेट प्रॉब्लम होगी तो होगा। इसी तरह मिनरल्स की कमी वो किसी भी एज में हो सकती है। अगर कैल्शियम कम हो गया तो अब शुरुआत हो सकती है इंजरी, बहुत बड़ी वजह। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो वाकई एज से भी रिलेटेड हैं, लेकिन वो वर्कआउट या डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक आदमी जो सीढ़ियाँ बहुत चढ़ता है उसको नी पेन हो सकता है। एक आदमी जो ऐसा काम करता है जिसमें कोई चीज़ उठाने का काम है तो कमर का दर्द हो सकता है। तो जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेस करता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हो रही हैं। सही। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो उसमें दो, वजन का बढ़ जाना और एज का बढ़ जाना, ये दो चीज़ें होंगी जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द या घुटने में, नी में पेन हो सकता है। ओके, सो हाउ टू एज ग्रेसफुली, किस तरह से प्रॉब्लम्स को दूर रखकर हम यानी जब बड़ी उम्र की तरफ पहुंचते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको किस तरह से हम वो कर सकते हैं? आमतौर पर बड़े सकीर में तो बड़ी एज ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। लोग अपना काम करने के बाद यानी अच्छी ज़िंदगी अपनों के लिए गुजारने के बाद फिर अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हैं 60 साल के बाद। पहले अपनों के लिए फिर अपने लिए। हमारा ऐसा नहीं है, पहले हम अपनों के लिए गुजारते हैं फिर पूरे अपने जो हैं हमारे लिए बेचारे तीमारदारी में ख्याल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी काम के नहीं होते। सो एक तो ये कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक डॉक्टर तो हूँ लेकिन वैद्य भी हूँ और योगी भी हूँ, तो मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अल्लाह ने मशीन बनाई है वो कैसे मुमकिन है कि वो जल्दी ख़राब हो जाए। जो इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं वो 100 साल, 1.5 साल, 2 साल पर, और वो गारंटी पर सेल हो रही होती है, वारंटी पे सेल हो रही है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंजन जो हैं रेलवे के वो चल रहे हैं, ठीक है ना जी। उनको गए हुए 100 साल, यानी उनको काम करते हुए 100 साल हुए, फिर उसके बाद जाने के बाद भी 70-80 साल हो गए। उनके ज़माने की तोपें रखी हुई हैं, उनके ज़माने की बनाई हुई बंदूकें रखी हुई हैं, वो चल रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? समझ नहीं आता कि इंसान ने कोई चीज़ बनाई और उसकी जो पायदारी है वो कई सौ साल चल रही है, और अल्लाह सुब्हाना ताला जिसकी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं और बाकायदा उसको फ़क्रन बता रहे हैं कि मैंने ऐसा तकवीम बनाया, बेहतरीन बनाया, वो 20 साल में ख़राब हो जाए, मुमकिन नहीं है। तो अगर योगिक एंगल से देखें तो इंसान की तबई सेहतमंद उम्र 120 साल है। 120 साल के बाद उसको कहीं खांसी, नज़ला, जुकाम, बीमार होना चाहिए। उसके बाद भी बीमारी का अमल आ सकता है, लेकिन 120 साल तो उसके लाइफ टाइम क्वालिटी टाइम है। यहाँ तो मसला है 20 साल का, 30 साल का और 40 साल में ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये होगी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी जो है वो अब नेचुरल नहीं रहा, ना खाना रहा, खान पान जी, ना हमारा उठना बैठना रहा, सोना जागना भी वैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ने रात, कुरान पाक में हमें फरमाते हैं अल्लाह कि हमने रात आराम के लिए और सुबह तुम्हारे लिए मेहनत के लिए रखी। हमने रात को भी मेहनतें की, रात भर जागते हैं, सुबह सो जाते हैं। हाँ। अब जब नेचर से हम लड़ने चलेंगे तो जीत तो नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आज हम छोटे छोटे कुछ ऐसे मसाइल में उलझ गए हैं जिसका हल भी हमें नेचर जी देगी। अब जैसे आम तौर पे ख्याल माना जाता है कि दूध में कैल्शियम होता है, ये एक ख्याल है लोगों का, और दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम तो नहीं होता। इससे तो बेहतर है आप मखाने खा लें, मखानों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर हम देखें तो हमारी असल जो बीमारी है वो है आगाही ना होना, और इसी के लिए आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। सो अगर हम आगाही की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले बचपन से जब हम अपनी ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं तो ग़िज़ा जायके के लिए है, सेहत के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। बताओ डॉक्टर, हम चटखारे वाली चीज़ें खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, अपने मैदे को ख़राब करते हैं, इसोफेगस को बिल्कुल जला के रखते हैं, एलियस जो है बेचारा काम नहीं करता, खट्टी खट्टी डकार रहती, गर्ड्स हो जाता है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाते हैं हमें। अब उसके एपिसोड हो रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि आपने तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाई हैं, जो आपका पीएच लेवल बिगड़ गया। गलत समझता ही नहीं है ना, यानी अगर
आप शुगरी ड्रिंक्स देखें या बहुत ज़्यादा जो बच्चों को आइसक्रीम्स खिलाना, या बच्चों को शुरू से आदत होती है टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स, इतनी ज़्यादा आदत होती है, सो इस चीज़ को बुरा समझते भी नहीं है। बात ये है कि इसको बुरा समझेंगे तो स्किप करना शुरू करेंगे, और बहुत सारी जगहों पर ये होता है, पता होता है कि ये हार्मफुल है लेकिन फिर भी ले रहे होते हैं। फिर वही बात आएगी, आगाही ना होना। एक बच्चे के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए। पहली चीज़ ऑक्सीजन, जो कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, नहीं होगी तो एंजाइमर हो जाएगा। इंसानी जहन के लिए 3 चीज़ें ग़िज़ाएँ हैं, ऑक्सीजन, ठीक है जी, प्रोटीन, बच्चों को अंडा देना है, खुद भी अंडा लेना है, बुजुर्गों को अंडा लेना चाहिए, वो प्रोटीन लेंगे तो न्यूरॉन्स बेहतर काम करेंगे। और तीसरी चीज़ है मिठास, शुगर, ग्लूकोज। एक बच्चे को अपना जहन बनाने के लिए ग्लूकोज की कुदरती ज़रूरत पड़ती है। उसका दिल चाहता है कि वो टॉफ़ी खाए। जैसे कि डॉक्टर साहब, मैं और आप एक मिसाल दे सकते हैं, आप मेरी बहन हैं लेकिन फिर भी एक मिसाल देता हूँ कि आप इस मुकाम पे जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको रखा है, आपके पास पैसे भी हैं, फिर आप जाके टॉफ़ी क्यों नहीं खरीदते? बचपन में तुम टॉफ़ी मांगते थे लोगों से। आज अल्लाह ने मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन मैं तो दुकान पे भाग के ना होते हुए भी नहीं लेते। क्यों? अब मेरी ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने मेरे अंदर से वो चाशनी, वो जो एक लगाव था, चाव था ना मिठास का, वो ख़त्म कर दिया। अब तो कोई मीठा भी दे तो हम कहते हैं ज़रा हल्का ही दीजिएगा, कोई शुगर ना हो जाए। बच्चे ने तो कभी नहीं कहा आप टॉफ़ी मत दीजिए, शुगर ना हो जाए। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आगे का मामला है। यहाँ बीमारियों को इस नज़र से ना देखा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। नो, हमको अपने जिस्म की मुताबिकत से आगाही नहीं है, लिहाजा हम बीमार हो जाएंगे। हमें इस तरह देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मौजू जोड़ों का दर्द है और नी पेन है, तो हम उसी तरफ आते हैं। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब भी मैं इंसानी जिस्म को देखता हूँ, स्केलेटन देखता हूँ, मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज ही मेरा शोबा है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। एक दुमची, टेलबोन, लंबर और सर्वाइकल, ये मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करने की चीज़ है। मैं इस पर अभी तक कोई पढ़ता रहता हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आता। उसका तो जिक्र कुरान पाक में भी है, दुमची का, जो हमारा जो एंड तक रहती है, जिसमें से हमारा डाटा निकाला जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक और ऐसी चीज़ है जिसकी मैं स्टडी करूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, और मैं समझ नहीं पाता कि बनाने, और समझ भी नहीं सकता, उसकी बातों को कौन समझेगा। मैं हैरान होता हूं कि वो मुसव्विर कैसा मुसव्विर है जिसने तस्वीर की रिक्वायरमेंट को भी समझा हुआ है तस्वीर बनाते हुए, कि ये तस्वीर क्या क्या कर सकती है। देखिए, जब मैं अपना घुटना सीधा करता हूँ, पैर सीधा करता हूँ, तो मेरी कार्टिज जो है ना, चिमनी हड्डी, उसको आप हिला सकते हैं। वो बड़े आराम से, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे घुटने के ऊपर कोई प्लेट सी रखी हुई है, उसको मैं हिला लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको हिला लेता हूँ, चिमनी हड्डी को। लेकिन जब पैर मोड़ता हूँ और जब ये फोल्ड होता है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलती। Exactly. मैं कभी समझ नहीं पाता कि जब मैं यूँ रखता हूँ तो वो हड्डी यहाँ थी, और जब मैंने यूँ किया तो वो कहाँ गई। वो इसके ऊपर इतना कर्व में इतना बेहतरीन आ जाती है कि उस मुसव्विर के ऊपर कुर्बान जाइए हमेशा कि क्या तस्वीर है। किसी पहलू से भी वो तस्वीर अपने आप को बेढंगा नहीं बना रही, बल्कि उसमें हर जगह ढंग आ जाता है। ये जो कार्टिज है, चिमनी हड्डी जो है हमारे पैर की, इसका मूवमेंट करता रहना बड़ा ज़रूरी है, आयुर्वेद में भी, और इसकी एक्सरसाइज है। लेकिन इसकी एक्सरसाइज ये नहीं कि आप इसको स्क्वायर में चलाएं या क्रॉस में चलाएं, इसको आप मल्टीप्लाई वाले पोजीशन पे चलाते हैं। लाइक आपने पैर सीधा किया और चिमनी हड्डी को इस डायरेक्शन में चलाया, इस डायरेक्शन, सीधा या क्रॉस नहीं करेंगे, ये अच्छी रहेगी। लेकिन मैं एक मश्क बता रहा हूँ जो कि मेरी जो इस वक्त मेरी बहनें, बेटियाँ, माएँ देख रही हैं, उनके लिए भी और भाइयों के लिए भी बड़ी अच्छी है। आप जब भी खड़े हों तो आपके दोनों पैर इस पोजीशन में नहीं होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे नहीं होंगे, यूँ। ओके। आपने या तो यूँ रखने हैं या थोड़े से यूँ रखने हैं, यानी आपका अंगूठा करीब होगा और हील थोड़ी सी दूर होगी। सही। आप हैरान होंगे, घुटनों का दर्द वाज़े तौर पे कम होगा, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो अपनी पोजीशन में आएगी, तो आपके पैर कभी भी अलाइनमेंट से आउट नहीं हो सकता है। और जो गैप आ जाता है नीज में, गैप
क्लोज हो जाता है। हम उसकी टर्मिनोलॉजी उल्टी बोलते हैं। भाई गैप आएगा तो हड्डी टकराएगी नहीं, हड्डियां टकरा रही हैं तो दर्द हो रहा है ना, तो वो गैप फ्लूइड जो है वो निकल जाता है। और उसका एक आसान तरीका ये है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको डेमो कर देता हूँ। देखिए बैठ के जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी पे बैठ के अपना हाथ यूँ रखें और हाथ रखने के बाद ये जो आपका अंगूठा है इसको जहाँ जहाँ दबा सकते हैं दबा लें। यानी ये मैंने रखा, कुर्सी पे मैं बैठा हूँ और ध्यान रखने के बाद जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सोफों पे बैठे हैं वो यहाँ दबाएं, यहाँ दबाएं। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो आपको आर्थराइटिस शुरू हो चुका, क्योंकि जो फ्लूइड था उसका कैप्सूल यहाँ से डैमेज हो चुका है और वो यहीं से निकलेगा। तो पैरों में दर्द जब शुरू होगा तो यहाँ आर्थराइटिस में दर्द पहले यहाँ होगा, क्योंकि वो जो फ्लूइड है, जो गूदा है वो निकलेगा और यहाँ पे एक अजीब सा उभार सा भी आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब खैर होम्योपैथी में तो उसमें हमारी मेडिसिन बहुत है, हम करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अब ये डैमेज हो चुका। अब जब ये डैमेज हो गया तो जो ट्यूमर ऑफ फिबिया में जो गैप था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके दरमियान में से फ्लूइड निकल गया है। फिर फ्रिक्शन तो गैप बढ़ेगा नहीं। हम अक्सर कहते हैं जी जोड़ों में गैप बढ़ गया है तो दर्द हो रहा है। दर्द बढ़ने से नहीं होगा, कम होने से होगा। अब इसकी थेरेपी की अट्रैक्शन है, इसमें खींचेंगे, इन दोनों को दूर हटाएंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। लिहाजा जब भी किसी के दर्द होता है तो हम ट्रैक्शन की थेरेपी करते हैं ना, और उल्टा खींचते हैं। तो अगर हम ये कहें कि पहले गैप बढ़ा हुआ है तो फिर खींचते तो और बढ़ जाएगा, नहीं। इसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि अब मेरे पैरों में जो गैप था वो कम हो गया है और दोनों हड्डियों के कोने जो टकरा रहे हैं और टकराने से फिर दर्द हो रहा है। पहले वो नहीं टकराते थे, उसमें फ्लूइड था, बीच में गूदा था, ठीक है ना, एक मादा बीच में था जो कि निकल गया। अब ये कोई भिंडी खाने से सही नहीं होगा कि जी भिंडी खा लें ये सही हो जाएगा, या आपने वो रात को भिंडी भिगो दी। अच्छा, जो लोग स्टेम सेल्स थेरेपी करवाते हैं और जो कार्टिलेज इंजेक्ट यानी कार्टिलेज के लिए इंजेक्ट करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स कितने देर तक, कितने दिनों तक स्टे करते हैं, कितने सालों तक स्टे करते हैं? देखिए जैसे जैसे इंसान आगही की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाएगा, थेरेपी के अंदाज भी बदलते जाएंगे। अब इंसान वहाँ पहुँच गया जहाँ पे उसने ये दरियाफ्त कर लिया कि एक ऐसा सेल है जो उसकी पैदाइश के वक्त मुख्तलिफ रूप धारता है। कोई उसी में से कुछ आँख बनती है, कोई नाक बनता है, कोई कान बनता है, कोई दिल को गुर्दे। अगर वही हम उस जगह लगाएं जहाँ पे डैमेजेस हुए हैं तो वो रिपेयर करेगा। और ये हम में नहीं है, कुछ ऐसे अजनास हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी मछलियाँ रखी हैं, ऐसे कुछ हज़रातुल अर्श हैं जो इसमें ऐसे हैं कि अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। उनमें भी तो ये चीज़ें हैं। और जैसे वो है लिजर्ड है, उसकी टेल खुद जी बिल्कुल हो जाता है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो वो तो अशरफुल मखलूक नहीं है, तो उनमें वो क्वालिटी और अशरफुल मखलूक में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो साइंसदानों ने साइंसी रिसर्च की और फिर दरियाफ्त किया कि अगर हम वहाँ पे सेल जब ये परवरिश पा रहा था वहाँ से ले लें और इंसानी जिस्म में से भी ये मिल जाता है अब तो स्टेम सेल के जरिए आप उसको डेवलप कर सकते हैं। अब ये कितने अरसे रहेगा वो फिर आपकी प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है। बड़ा दिलचस्प और इसका जवाब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत। सो डॉक्टर, आप बता रहे थे कि इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर है, तो हम जानना चाहेंगे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जिन वजूहात की वजह से पहले दर्द हुआ था, अगर वो ना छोड़ी गई तो ये स्टेम सेल ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने स्टेम सेल थेरेपी के साथ अपनी तर्ज ज़िंदगी को भी बदल लिया, अब ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकता है। सही, क्योंकि असल में तो वो वजूहात छोड़नी होंगी ना। जैसे कुछ लोग दौड़ते बहुत हैं, जो पैराशूटर्स होते हैं, जंप्स लगाते हैं, या आम तौर पे अगर देखा जाए मेरे क्लिनिक में जो लोग आते हैं उसमें जो बाइकर्स होते हैं उनकी राइट साइड की किक मारने की वजह से उनकी नी बड़ी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उन्हें बार-बार शॉक लगता है। सो अब ऐसे भी कोई बाइकें बननी चाहिए जिसमें लेफ्ट साइड पे लग जाए, ताकि बैलेंस हो जाए, या फिर वो अपने लेफ्ट साइड किक मारना शुरू करें। या चलें, अब तो खैर स्विच आ गए और चाइना ने बहुत सारी सहूलतें कर दी हैं। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने का तरीका, चलने का तरीका आना चाहिए। ओके, तो हम चलने का तरीका भी सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। और ये बात यकीनन आपके लिए बहुत काबिल फ़ख्र होगी
कि अगर आपको चलने पे कोई किताब मिलती है पहली, तो एक मुसलमान साइंसदान की है, ज़बरदस्त, जिसने लिखा है कि चलते कैसे हैं। जब चलते हैं तो अगर आपका पैर अंगूठे वाली साइड पे दबेगा तो काफ है, उसमें उसका अपोजिट थाई में उसके अंदर की तरफ और हिप में उसके बाहर की तरफ इफेक्ट आएगा, तो जिग जैग इफेक्ट आता है। जिस तरफ पैर दब रहा होता है, उसका तरीका ये कि जूता देख लें किसी का भी, आप उससे अंदाजा कर सकते हैं इसका दबाव किस तरफ है। हील की तरफ होगा तो उसका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम नहीं करेगा, बहुत थिंकर नहीं होगा। टो की तरफ है, सोचता ज़्यादा होगा। ये सिर्फ पैर से चलने से और कदम रखने से पता चल जाता है। लेकिन नक्श कदम जो होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी और उसकी ज़ात के बारे में आगे ही भी देते हैं। ये सिर्फ वो खोजियों का काम नहीं कोई चोरों को पकड़े, इससे डॉक्टर भी ये समझ सकता है, तबीब भी ये समझ सकता है कि इस इंसान के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वो कौन से हिस्से में ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले खड़े होने का तरीका समझना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप खड़े हों पूरा वज़न दरमियान होना चाहिए। और उसकी बेहतरीन मिसाल है जब आप नमाज के लिए नियत बांधने के तौर पर खड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना कोई ऐसा पोजीशन नहीं होती कि हिप को एक तरफ डाउन कर दें, हाथ कमर पे रख लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। अल्लाह सुब्हान ताला के सामने जब हम पेश होते हैं तो मुतवाज़न तरीके से जिस्म को रखते हैं। ये मुतवाज़न तरीका जो है ज़िंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उस वक्त के लिए करें, आपने बिल्कुल अपने आप को सीधा रखना है। ऐसे करके आप नमाज शुरू नहीं कर सकते, आप ऐसे भी नमाज शुरू नहीं कर सकते। आपको पता है कि नहीं कर सकते, जब नहीं कर सकते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, फरमाते हैं, या मैं समझता हूँ कि आगे मुझे ऐसी मिलती है कि जब तुम मेरी बारगाह में आते हो तो किस तरीके से खड़े होते हो। तो जब मेरी दुनिया में जाओ तो ये समझ के जाओ कि मैं हर तरफ हूँ, तो फिर सही रहो, बहुत अच्छी बात दुरुस्त खड़े हो। तो मेरे ख्याल से जब हम नी की बात करते हैं तो एक और पहलू भी हमें आगाह करना चाहिए। आम तौर पे कैल्शियम की कमी को ढूंढा जाता है, फिर हम कहते हैं जी कैल्शियम खा लें, विटामिन डी कैल्शियम ले लें, ये बड़ा सिंपल सी बात है, जो दर्द हो तो ये ले लें। लेकिन वैद्य ये कहता है कि इंसानी जिस्म में बीमारी का मतलब है जिस्म में किसी चीज़ का बढ़ जाना या घट जाना, ये बीमारी है। बहुत सादा तरीका है। हम बतौर डॉक्टर भी ये करते हैं, हम सॉल्ट देते हैं और फिर हम उस कमी को पूरा करने की जो एंजाइम उनको पूरा करते हैं, जो डिफिशिएंसी को सही करते हैं, या अगर ज़्यादती हो जाए तो फिर हम उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वैद्य यहाँ पे ये कहता है क्योंकि हमें ये देखना है कि उसके जिस्म में कोई चीज़ बड़ी है घटी है तो वो क्या है। अब हमें देखना है कि क्या उसके जिस्म में फाजिल मादा बढ़ रहा है, फ्लूइड्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिन। तो क्या वैद्य में भी इस तरह से टेस्ट करवाए जाते हैं या उनका तरीका किस तरह से होता है? वैदिक जो नॉलेज है हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन उसमें जो उलूम की बारिश होती है वो जहालत की ज़मीन पे वो ज़रखेज़ी लाती है जो कि शायद किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं है। या चलें जहालत का लफ्ज़ हटा के ना आगही ना होने की बात कर लीजिए, लाइल्मी की ज़मीन पे कह लीजिए। जहालत के वर्ड पे बहुत बहस हो चुकी है। मैं इसलिए कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास वो तमाम उलूम मौजूद हैं लेकिन वो दरगाहों में कहीं बंद है। तो शुक्र है अब नेट आ गया है, लोग नेट को बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ ये ना होता तो पता नहीं कितनी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती। आप नेट पे जाइए और देखिए कि एक चीज़ है जो कोलेजन है, जिसको आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने, यंग रहने के लिए मैं कोलेजन लेती हूँ या लेता हूँ। अरे कोलेजन ही तो आपकी चबनी हड्डियाँ बनी हुई हैं, चिकनी हड्डी किससे बनी है? कोलेजन से। तो जब जिस्म में कोलेजन कम हो रहा होगा तो पहले तो हड्डी जाएगी। तो कोलेजन जब आप लेते हैं तो एक्चुअली सिर्फ आप यंग नज़र नहीं आते बल्कि यंग रहते फील भी करते हैं और रहते भी हैं। तो जोड़ों के दर्द में भी सिर्फ आप कैल्शियम को रोना ना रोएं कोई कि जी कैल्शियम की कमी हो गई है। आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपका टेस्ट लेगा, टेस्ट करेगा और फिर देखेगा कि आपने कैल्शियम डिफिशिएंसी किसकी है, तो BMD होगा जी, ठीक है। हम देखेंगे कि हड्डियों में कौन से मिनरल्स की कमी हुई है, वो टेस्ट होगा, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा विटामिन डी कैल्शियम ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये तो होते ही हैं, और भी हमें चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन मैं अपने क्लिनिक में अक्सर लोगों से कहता हूँ तो हंस पड़ते हैं कि सर वो तो हमें हमारी जो स्किन के डॉक्टर उसने कहा था कोलेजन लेने को, तो आप तो ऑर्थोपेडिक होकर कह रहे हैं।
जब ये बड़ा पानी ज़रूरी है। पूरी हर सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हर पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोलेजन क्यों नहीं हो सकता या कोई और? कोलेजन वो मैंने कहा ना कि आगे ही नहीं ना, और फिर आगे ही भी क्या है, हमारी आगे ही वो है जो हमारे हमारे जानने वालों ने हमें बताई हुई है। हम प्रोफेशनल आदमी के पास तो नहीं जाते, हम तो डॉक्टर को आके इतना बता देते हैं कि डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठ जाए, ऐसा लगता है मरीज नहीं आया, कोई प्रोफेसर हमारे पास आ गया है जो अपना जोड़ों का दर्द हमें बताने आए कि मेरे है, आपको पता है कि क्या होना चाहिए, बल्कि मैं आपको खुद बताता हूँ। तो अगर ये इल्म का लेवल होगा तो फिर वही होगा जो हमारे माशरे में हो रहा है। हमारे माशरे में हर दूसरा आदमी डॉक्टर बना हुआ है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि जिस आदमी को जो काम करना है वो छोड़ के वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना था। अगर आप रिक्शे में भी बैठे हो ना, बस में भी बैठे हो, गाड़ी में भी बैठे हो, किसी के साथ 2 दफ़ा खांस लें, वो गाड़ी चलाते हुए छोड़ के आपको बताएगा अब ये कर लें, शायद में थोड़े से काली मिर्च डालें, इतनी देर में गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा चुकी होगी। हर आदमी या दूसरा आदमी हकीम है बगैर सनद के, और जो सनद है वो भी मशकूक हैं। अब मौलिज के पास जाएं, उस मौलिज के पास जाएं जो मौलिज मुस्तनद है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने आप को पेश करता हूँ, आप मुझे जब बुलाती हैं बतौर मेहमान, मेरी सनद तो देखिए। मैंने आपको कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, आपने कब जाना कि मैं डॉक्टर हूँ? आपने इसलिए बुला लिया कि अब बूढ़ा हो गया हूँ, 60 का क्रॉस कर गया, तो आपने कहा 60 साल के होंगे, झूठ तो नहीं बोलते होंगे। यही तो उम्र है धोखा देने की, पता ही नहीं चलता किसी को। बड़े आराम से शेरवानी पहन के बैठे होंगे हकीम वजाज साहब बैठे हैं। मैं अल्लाह न करे मैं किसी हकीम के लिए नहीं कह रहा, एक बात कह रहा हूँ, हकमत बड़ी आला और अरफा चीज़ है, सिर्फ लिबास से और उम्र से थोड़ी होगा। तो पहले तो मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए जब किसी को बुलाया करें तो उसकी सनद तो देख लिया करें एक दफ़ा, उसने बड़ी मेहनत से ली है, इस पे काम किया जाना चाहिए। और आप एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको लेना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त ये करता हूँ कि जब हम आगाही की बात कर रहे हैं तो हमें कॉलेजन पे भी बात करनी होगी, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी बात करनी होगी। ऐसा नहीं होता कि अगर दादा की तबीयत ख़राब हो गई है दिल की वजह से तो सबका ही घी बंद कर दिया जाए, बच्चे की ज़रूरत है, घर में और लोगों की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को शुगर हो गई तो सभी की शुगर बंद कर दी हमारी। तो इसलिए अगर अच्छा, एक प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा चल रही है कि 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी सॉल्ट का इंटेक नहीं करवाना है, क्योंकि टेस्ट डेवलप करवा देते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होता है वो होता है। साथ में शुगर का भी इंटेक बिल्कुल नहीं रखते, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा अगर ये प्रैक्टिस की जाए तो? देखिए, पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आजकल के बच्चे अभी पैदा हुए या पहले से पैदा थे। हज़रत आदम के ज़माने में भी बच्चे शायद पैदा होते थे, मेरा ख्याल है। तो उस ज़माने में तो ये सब नहीं था, ना विटामिन थे, ना मिनरल्स थे, ना ब्लड ग्रुप था। ये सिर्फ आगे बढ़ते गए, और जब आगे बढ़ी, मैं आगे को मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसके मुखालफत में जा रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए मुतदिल रहिए। अगर आप ये समझते हैं तो पहले उस नमक बनाने वाले से ये पूछिए कि उसने नमक बनाया क्यों था, उसने पहाड़ क्यों बनाया। कलर कहार की तरफ चले जाएं तो फिर केवड़ा के पहाड़ बताते हैं कि वहाँ से गुजरते हुए घोड़े जब शहंशाहों के रुख के नमक चाट रहे थे तो उसमें छोटे घोड़े भी थे, बड़े घोड़े भी थे। ऐसा तो नहीं कि बादशाह सिर्फ बड़े घोड़े लेके चला था, वो उन बच्चों को भी लेके चला था जिन्होंने बाद में बड़े होने थे, उन्होंने भी वहीं चाटे थे। आज भी इंसान जब कहीं कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है तो एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आती है और एक फेक इंफॉर्मेशन आती है। आगही मुकम्मल होती है, नामुकम्मल होती है, क्या वो बिल्कुल मुखालिफ होती है। हमें इस पे गौर करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि माशरे में ये हो रहा है या सुनने में आ रहा है। क्या किसी मुस्तनद आदमी ने कहा है? क्या इसका क्लिनिकल कोई रिसर्च है या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है? अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो किसकी है? एफडी की है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह गया और मुझे एक साहब ने कहा कि वजाज साहब, हमने ये दवा बनाई थी, आप बड़ी मुखालफत करते थे, देखिए हमने एफडीए से इसको अमेरिका से अप्रूव करवा लिया। ये मैंने अमेरिका से मंगाई है, ये मेरी दवा है, अब ये अमेरिका में पैक होती है, हमने वहाँ से अप्रूव करवाई और ये देखिए इस पर लिखा हुआ है एफडीए। मैंने वो दवा उठाई, पढ़ा, फिर रख दिए। मैंने पूछा कि आपने इसको कहाँ कहाँ बताया? उन्होंने कहा मैं तो टेलीविजन पे बताता हूँ उठा के। मैंने कहा इस पर क्या लिखा हुआ है? कहते आपने पढ़ा नहीं, इस पर लिखा है एफडीए। मैंने कहा इस पर लिखा है नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम एफडीए। ओह माय गॉड। जिस शख्स को ये नहीं पता कि इस पर क्या लिखा है, वो टेलीविजन पे बता रहे कि ये हमारी दवा एफडीए से अप्रूव हो चुकी है, अमेरिका से अप्रूव है।
उस पर लिखा है कि अप्रूव नहीं है नहीं FDA है। से। ये उनकी खुशकिस्मती या अक्लमंदी या क्या कहेंगे, उन्होंने लिखा है कि ये हमारे पास से नहीं है। अपना इज्जत तो बचा ली ना उन्होंने, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस FDA का नाम लिया और भेज दी। यानी हमसे मुराद यहाँ पे। तो आगाही कब होगी? आप जब भी अपने बच्चे का, अपना या अपनों का इलाज करें, खुदा के लिए मुस्तनद किसी के पास जाइए। मैं क्लिनिक नहीं करता यहाँ पे, लिहाजा मेरा कोई यहाँ पे मंशा नहीं है कि मेरे पास आए। और वैसे भी जो मैं क्लिनिक करता हूँ इस्लामाबाद लाहौर में, उसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। खिदमत खल्क की। मैं यहाँ पे जो करता हूँ, मैं ज़्यादातर CP चाइल्ड देखता हूँ ओके। या फिर आर्थोपेडिक देखता हूँ, लेकिन सिर्फ वो देखता हूँ जो सीनियर हैं या ऐसे लोग हैं जो आ नहीं सकते, तो मैं उनके घर खुद चला जाता हूँ। माशाल्लाह, लेकिन ज़बरदस्त पैसा नहीं एफर्ट, लेता। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने मैं जानना चाहूँगी मर्मत थेरेपी क्या है और ये बोन के लिए किस तरह से, यानी नी बोन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है? अब देखिए, क्योंकि हमने बात तारुफी कर ली दर्द की, अब हमें शायद उसके इलाज की तरफ आना चाहिए। मारमा पॉइंट 108 पॉइंट होते हैं हमारी जिस्म में, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो है, ज़िंदगी को, और वैद कहते हैं नॉलेज को। ये ज़िंदगी का इल्म है। ओके। और ये इल्म बताता है कि इंसानी जिस्म में ऐसे 108 पॉइंट हैं, अगर उनको सही तरीके से दबाया जाए तो इंसान के बहुत से मसाइल जो हैं, दर्द हैं, वो ख़त्म होते हैं और बॉडी को अलाइन किया जा सकता है। हमारे पैर में भी और नी में भी कुछ पॉइंट हैं। ओके। एक तो हमारे अंगूठा और उसके बराबर वाली जो उंगली है उसके दरमियान में जो जगह है उसका है। फिर हमारे जो घुटना है, टखना, उसके 2 पॉइंट हैं। उसमें जो टखनों पे, जिसको काबैन कहते हैं, जो हड्डियां 2 बड़ी हुई उभरी हुई हैं नीचे की, उनके नीचे के 2 पॉइंट हैं। फिर जब हम ऊपर आएंगे तो घुटने में हमारे साइड में 2 पॉइंट हैं। ओके। और ये पॉइंट अगर हम सही तरीके से दबाएं और उसके बाद फिर एक ख़ास स्टाइल में ट्रैक्शन दें, तो उसी वक्त जोड़ का जो घुटने का दर्द है उसमें कम से कम 50 से लेकर 75% कमी हो जाती है। ये टेक्निक है, इसको मारमा टेक्निक कहते हैं फॉर नी पेन। ओके। इसमें और भी थेरेपी है, आइसिंग अलग है, हीट अलग है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ एक ऑयल टेक्निक है जो हम करते हैं। इसको हम ख़ास मसाज भी कह लीजिए आप, तो हम इसमें अभंगा कहते हैं इसको। अभंगा किया जाता है। अगर कोई तेल ना मिले, 3 तेल हैं। अगर इंसान बहुत ही गर्मी वाला मिजाज रखता है तो उसको खोपरे के तेल की मालिश करनी चाहिए अपनी जिस्म पे। तो क्या इससे ठंडा हिद्दत में भी मिजाज, कमी आती है उनकी? हाँ, ठंडा मिजाज है तो सरसों के तेल की करनी चाहिए। मोतदल है तो तेल, तो तिल की जो तेल जो है, तिल का तिल क्योंकि मोतदल है, उसको लीजिए, उसमें थोड़े से लहसुन के जौ डालिए, उसको थोड़ा गर्म कीजिए और उससे मालिश कीजिए। ये अगर प्रैक्टिस कर लें, और जो मैंने खड़े होने का अंदाज बताया कि आपने वी शेप में नहीं खड़ा होना, या तो सीधे खड़े होंगे या हल्का तक टर्न करके, तो कुछ ही दिन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब ये कैप्सूल अभी डैमेज नहीं हुआ है, आर्थराइटिस शुरू नहीं हुआ है, हम एहतियात कर रहे हैं। अब ये हो जाए तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मेरी बातों पे अमल नहीं करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। और डॉक्टर से जाके मशवरा करें। वो जब प्रैक्टिकली देखेगा तो फिर इलाज शुरू होगा। ये तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं। एग्जामिनेशन के बाद फिर वो कंडीशन देखेंगे कि क्या अब डैमेज है, कितना है, किस लेवल पर है। देखिए ना, मैं आपके साथ ये शो कर रहा हूँ, ये मैं आधा घंटा, 1 घंटा, क्या 10 घंटे भी कर लूँ, तो वो जो 5 मिनट मरीज़ को मैं देखूंगा ना, उससे डायग्नोस करूंगा, वो अलग होगा, और ये आपका 5 घंटे का प्रोग्राम अलग होगा। ये गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू से मेरे सामने बैठे हुए मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो मरीज़ मेरे पास नहीं आता या किसी डॉक्टर के पास फिजिकली जाके खुद चेकअप नहीं कराता। तो ये तो लाजमी है कि सिर्फ टेलीविज़न के शोज से काम नहीं चलेगा। मदद के साथ मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये आगाही के प्रोग्राम है, इलाज का प्रोग्राम नहीं, इलाज का प्रोग्राम है, एहतियात का प्रोग्राम है। ओके, सो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है और वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और बहुत सारी लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता, यानी चीज़ें पता चली होंगी। ऑब्वियसली जो आपने खड़े होने का अंदाज़ बताया सही तरह से, यकीनन उस पर अमल करने के बाद बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह।
सो मैं इसी तरह से चाहूँगी कोई एक अच्छा सा मुफीद सा मशवरा और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा? चीज़ जितनी कीमती हो उसकी हिफाजत भी उतनी ज़्यादा करना चाहिए। इंसानी जिस्म, इंसानी रूह एक ऐसी कीमती चीज़ भी है और ऐसा तोहफ़ा भी है जो रब कायनात ने हमें दिया है। लिहाजा इसका इसलिए ख्याल रखना है कि बनाने वाले ने ये बहुत मेहनत और बहुत प्यार से और बहुत ही फ़ख्र से बनाया है। इसको सिर्फ गलत बैठने से, गलत खाने से, गलत अंदाज़ अख्तियार करने से गलत मत बनाइए। उसका शुक्र अदा करने के कई तरीक़े हैं और एक तरीक़ा है अपने आप को सेहतमंद रखना। रखिए। बहुत ही अच्छा मैसेज और इंशाल्लाह किसी की भी बात से असर हो सकता है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें हम सुनते हैं, लेकिन अगर किसी एक शख्स की बात का असर हो जाए और उस पर हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चीज़ों को अगर अपने ऊपर हावी कर लें तो उसका भी असर होता है। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों में पॉजिटिव चीज़ें ही सिर्फ वो क्या करें, अपनाया करें और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड किया करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और हमें देखते रहा करें हमारा प्रोग्राम हर संडे 3 PM पर वीनस HD पर। और जब तक नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।